मगध की राजधानी राजगृह थी और सम्राट आम्रपाली को लेकर राजगृह पहुंचे थे। राजगृह की सबसे खास बात यह थी कि इसकी पूरी सीमा चारों तरफ एक चौड़ी दीवार से बनी हुई थी। राजगृह से बाहर जाने के 4 दिशा में 4 मुख्य द्वार थे। पूरा राजगृह इस दीवार के अंदर बसा हुआ था। सम्राट आम्रपाली को लेकर राजगृह के दक्षिणी द्वार पर थे, जहां से वैशाली के लिए रास्ता गुजरता था। पूरा राजगृह भी सम्राट के स्वागत के लिए इस द्वार पर इकट्ठा हो चुका था। लेकिन किसी को भी ये ज्ञात नहीं था कि सम्राट के साथ आम्रपाली भी मगध आई है। आम्रपाली जैसे जैसे उस द्वार के अंदर आ रही थी, राजगृह की शोभा देखकर उसकी आंखें चमक उठी थी। राज्य चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी प्राकृतिक सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पहाड़ों से गिरते हुए झरने नदी के रूप में राजगृह तक पहुंच रहे थे। राजगृह के द्वार पर ही बड़े बड़े शेर की मूर्तियां बनी हुई थी, जो राज्य की शक्ति का संकेत था। आम्रपाली जब द्वार के अंदर आई तो उसने देखा वहां से करीब 100 मील की दूरी पर एक ऊंचे टीले पर सम्राट का बड़ा सा महल था, जो कि दक्षिणी द्वार से देखने पर बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। द्वार पर ही महल के सभी सदस्य सम्राट के स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों रानियां अपने हाथ में आरती की थाल लिए सबसे आगे थीं। आम्रपाली को देखकर दोनों ही मूर्ति बनकर रह गईं। जहां रानी कौशला देवी की आंखों में अंगार बरसने लगे थे, तो वहीं सम्राट को आम्रपाली के बगल में देखकर रानी चेलना की आंखें भर आई थीं। वो सम्राट को उसके साथ बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। रानी चेलना ने कौशला देवी के कान के पास आकर धीरे से कहा, ये क्या, ये तो जीवित है। रानी कौशला देवी, आपका दाव उल्टा पड़ गया। रानी कौशला देवी अपलक आम्रपाली की तरफ देखे जा रही थी। उन्होंने रानी चेलना का कोई भी जवाब नहीं दिया, और देती भी कैसे। इतनी बार उन्होंने आम्रपाली को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी आम्रपाली आज उनके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। रानी कौशला के पास कहने के लिए अब शब्द नहीं थे। अंतेनाग सबसे आगे चलकर विशाखा के पास आया और उससे कहा, देवी आम्रपाली का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जाकर हमारे राज्य वैद्य को सूचित कर दो। तब तक उन्हें लेकर हम महल पहुंचते हैं। ठीक है भाई। विशाखा अंतेनाग की किसी भी बात पर कोई भी सवाल नहीं करती थी, इसलिए उसकी आज्ञा मानकर वो वहां से चली गई। जैसे ही सम्राट आम्रपाली को लेकर उन सबके पास आए, उन्होंने रानी कौशला देवी की तरफ घूर कर देखा। रानी कौशला देवी, ये है आम्रपाली। हमें उम्मीद है कि आपने इनके स्वागत के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारियां की होंगी। आम्रपाली ने जब सम्राट के मुख से कौशला देवी का नाम सुना तो वो अचंभित होकर रानी की तरफ देखने लगी। रानी कौशला देवी सर से लेकर पैर तक भारी आभूषणों से लदी हुई थी और उनके वस्त्र बहुत सुंदर और घेरदार दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनके चेहरे की बनावट ऐसी थी जैसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो काफी चतुर हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही विश्वास की चमक थी। उन्हें देख आम्रपाली ने अपने मन में कहा, रानी कौशला देवी, इसका मतलब जब हम वैशाली में थे तो इन्होंने हमें मारने के लिए श्रीमालू को भेजा था। सम्राट के सवाल पर रानी कौशला देवी ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान बिखेरते हुए कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है सम्राट? आपका आदेश हो और उसे हम पूरा ना करें? भला ऐसा हुआ है क्या कभी? रानी की इस बात पर सम्राट ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेर दी और फिर कहा, आपको हमारी खुशियों का इतना ख्याल है, आपके लिए हम आभारी हैं रानी कौशला देवी। तभी रानी चेलना अपनी थाल लेकर आगे आई। आम्रपाली ने जब उनको देखा तो रानी चेलना के चेहरे पर सादगी थी। उनके चेहरे को देखकर उनकी मासूमियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। रानी कौशला देवी के मामले में रानी चेलना काफी सहज प्रतीत हो रही थी। उन्होंने साड़ी पहन रखी थी और कमर में भारी भरकम करधन था। इसके अलावा उनका सिर चूनर से ढका हुआ था, जो उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। तभी रानी चेलना कौशला देवी और सम्राट के बीच अपनी बात रखते हुए कहती हैं, सम्राट, इतने दिनों बाद आप मगध लौटे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो आप हमें भी भूल गए? ना कोई पत्र, ना कोई संदेश, और जब आए तो पता नहीं किसके स्वागत की तैयारियों में व्यस्त कर दिया हमें। रानी चेलना ने आम्रपाली को नजरअंदाज करके सम्राट को ताना मारा था। सम्राट ने आम्रपाली से उनका परिचय करवाते हुए कहा, रानी चेलना, हम आम्रपाली को लेने गए थे, मिलिए इनसे। ये है भारतवर्ष की सबसे निपुण नर्तकी आम्रपाली। ये बोलकर सम्राट ने आम्रपाली को रानी चेलना के बारे में बताया।
कि वो उनकी छोटी पत्नी लक्ष्मी के राजा चेटक की बहन चेलना है। रानी चेलना ने अपनी तिरछी नजर करके आम्रपाली की तरफ देखा। उसे सिर से लेकर पैर तक घूरने के बाद वो अपने मन में कहती है, तुम यहाँ आ तो गई हो, पर भागते हुए वापस वैशाली जाओगी। आम्रपाली की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़े से श्रृंगार में वो बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों रानियों ने बिना मन से सम्राट और आम्रपाली का स्वागत किया। दक्षिणी द्वार से महल तक का रास्ता उन्हें रथ से तय करना था। आम्रपाली और राजकुमारी मुकुंदा एक रथ में सवार थे और उनके रथ के पीछे सोम खड़ा था। अंतनाग और विशाखा सबसे आगे चल रहे थे। फिर सम्राट बिंबिसार और उसके बाद आम्रपाली, फिर दोनों रानियों की सवारी थी। आम्रपाली, सोम और राजकुमारी मुकुंदा राजगृह की शोभा देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मगध इतना ज्यादा खूबसूरत होगा। पूरे रास्ते पक्की ईंटों से बने हुए थे। राज्य के सभी घर व्यवस्थित एक पंक्ति में बने थे। प्रत्येक घर सुंदर आकार में बना हुआ था। सभी घर के बाहर हरियाली थी। वहां चारों तरफ साफ सफाई थी। जिस प्रकार एक साम्राज्य की राजधानी होनी चाहिए, राजगृह बिल्कुल उसी का ही दूसरा रूप था। वहां का हर एक व्यक्ति संपन्न नजर आ रहा था। सम्राट को आते हुए देखकर रास्ते में सभी लोग सिर झुकाकर उनके अभिवादन में घुटने के बल बैठ रहे थे और उनके पीछे आ रही आम्रपाली को देख हर किसी की आंखें चमक रही थी। लोग आपस में बातें करने लगे, कौन है ये, आखिर ये है कौन, हमें कैसे पता होगा, वैसे एक राजकुमारी की तरह ही लग रही है। अवश्य सम्राट वैशाली विजय कर राजकुमारी को यहाँ लेकर आए होंगे। जैसे जैसे आम्रपाली आगे बढ़ रही थी, पीछे लोग उसके बारे में बातें करते जा रहे थे। किसी ने तो ये तक कह दिया कि हर बार की तरह सम्राट अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह नीति अपना रहे होंगे, इसलिए इतनी सुंदर राजकुमारी को अपने साथ लेकर मगध आए हैं। लोग आम्रपाली को उत्सुकतावश देख रहे थे। आम्रपाली के पीछे जो दोनों रानियां आ रही थीं, उन्होंने जब लोगों को देखा तो उनके अंदर आग लग गई। रानी चेलना शांत थी, लेकिन रानी कौशला देवी आम्रपाली की तरफ घूर कर देख रही थी। कुछ ही पल में वो सब महल तक पहुंच गए। महल नगर से दूर ऊंचाई पर स्थित था और महल के पीछे एक बड़ा सा पहाड़ था, जिसकी चोटी से एक बहता हुआ झरना दिखाई पड़ता था। महल का बड़ा सा द्वार खोला गया। द्वार खुलते ही सभी सैनिक एक पंक्ति में आकर उनके सम्मान में दोनों तरफ खड़े हो गए। सारे सैनिकों का पहनावा वैशाली की अपेक्षा काफी अलग था। विशेष रूप से उनके वस्त्र को आकार दिया गया था। आम्रपाली ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, वहां की बड़ी बड़ी सुनहरी दीवारों को देखकर वो मंत्रमुग्ध सी होने लगी। वहां की हवा में उसे एक अलग सा सुकून मिल रहा था। महल में आने के बाद सम्राट अपने रथ से उतरकर सबसे पहले आम्रपाली के रथ के पास आए और होठों पर विनम्र मुस्कान लिए उससे कहते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको मगध साम्राज्य में आनंद की अनुभूति हुई होगी। कहते हुए सम्राट ने अपना हाथ आम्रपाली की तरफ बढ़ाया ताकि उसे सहारा देकर नीचे उतार सके। आम्रपाली जानती थी कि उनके रथ के पीछे दोनों रानियों का रथ है। उसे हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन तभी राजकुमारी मुकुंदा ने उसके कान में कुछ कहा। आम्रपाली, सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, सम्राट को इंतजार करवाना ठीक नहीं होगा। राजकुमारी की बात सुनकर आम्रपाली ने हल्का सा हाँ में सिर हिलाया और फिर सम्राट के हाथ में अपनी हथेली रख दी। पीछे से दोनों रानियां भी उनके पास आकर खड़ी हो गई थी। रानियों को देख आम्रपाली को अच्छा नहीं लग रहा था। सम्राट की तरफ दुविधा भरी नजरों से देख रही थी और मन में कहती है, पत्नियां होने के बावजूद भी सम्राट, आपने हमसे प्रेम किया, क्यों? रथ से नीचे उतरकर सम्राट आम्रपाली को लेकर महल के अंदर आ गए और फिर रुककर आम्रपाली से कहते हैं, आम्रपाली, अभी आप आराम कीजिए, उसके पश्चात हम आपसे मिलने आएंगे। आम्रपाली से कहकर सम्राट ने वहीं खड़ी विशाखा की तरफ देखा और कहा, विशाखा, आम्रपाली को उनका कक्ष दिखा दो। राजकुमारी मुकुंदा और सोम को भी उनके स्थान पर पहुंचा देना। सम्राट का आदेश मानकर विशाखा आम्रपाली को लेकर उसके कक्ष की तरफ बढ़ गई। राजकुमारी मुकुंदा और सोम भी उनके साथ साथ चल पड़े। उनके जाने के बाद सम्राट दोनों रानियों से बिना कुछ कहे सीधे अपने कक्ष की तरफ जाने लगे। वो अंतनाग से शाम की सभा की तैयारी करने का कहकर वहां से चले गए। आम्रपाली के जाने के बाद रानी कौशला देवी ने सोचा कि सम्राट से वो इस बारे में बात करें। दोनों ही सम्राट के पीछे पीछे गईं। उनके कक्ष में पहुंचकर उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर सम्राट से कहा, सम्राट, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इस आम्रपाली को मगध लेकर आएंगे। रानी कौशला देवी ने बड़ी ही मजबूती के साथ अपनी बात रख दी थी।
लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सम्राट को उनकी बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके कहने के तुरंत बाद सम्राट ने गंभीर स्वर में उन्हें जवाब दिया, रानी कौशला देवी, आपने ये सवाल पूछने का अधिकार अब खो दिया है। अधिकार खो दिया है? रानी कौशला देवी सम्राट की बातों को समझ नहीं पाई थी। उन्होंने दुविधा में आते हुए कहा, सम्राट आप कहना क्या चाहते हैं? रानी चेलना भी कुछ नहीं समझ पाई थी, लेकिन अभी रानी कौशला देवी बोल रही थी, इसलिए वो चुप थी। सम्राट ने रानी कौशला देवी का जवाब दिया और ऊंचे स्वर में कहा, इसका मतलब ये है कि अब आपको मगध साम्राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले हम आपको आपके मायके छोड़कर आए, आप खुद अपना सामान बांधकर यहाँ से चले जाइए। सम्राट इतने ज्यादा क्रोध में होंगे उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था। रानी कौशला देवी और रानी चेलना दोनों ही ये सुनकर स्तब्ध थे। इतने से छोटे से सवाल के पीछे सम्राट इतनी बड़ी बात कह देंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन वजह उन्हें अभी तक नहीं पता थी। रानी कौशला देवी की आंखों में आंसू भर आए थे। तभी रानी चेला ने सम्राट से इसकी वजह पूछी, सम्राट आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आम्रपाली के आते ही आप इतने बदल जाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप रानी कौशला को इस महल से बाहर करने लगेंगे। रानी चेलना, रानी कौशला देवी बहुत अच्छे से जानती हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सम्राट के इस व्यवहार को देख रानी कौशला देवी का हृदय टूट रहा था। उन्होंने भरे हुए स्वर में कहा, रहने दीजिए रानी चेलना, जानते हैं सम्राट ऐसा क्यों कर रहे हैं। आम्रपाली के आने के बाद उनके जीवन में अब हमारा कोई भी महत्व नहीं रहा। तभी रानी चेलना ने रानी कौशला देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पीछे करते हुए सम्राट के आगे आकर खड़ी हो गई और उनसे बहस करते हुए कहा, नहीं सम्राट, जब तक आप इनकी गलती नहीं बता देते कि इन्होंने क्या किया है, तब तक रानी कौशला देवी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तब सम्राट ने रानी चेलना की तरफ देखा और अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, इन्होंने जो भी कुछ किया है उसके लिए इन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। रानी कौशला देवी अब बर्दाश्त ना कर सकी और कहती हैं, तो फिर बताइए ना सम्राट, कि आखिर हमने ऐसा क्या किया है? ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि आप हमसे हमारे अधिकार छीनने लगे? तब सम्राट कौशला देवी की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, आपने आम्रपाली को जान से मारने की कोशिश की है, न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार और कई बार। जैसे ही सम्राट ने ये कहा, रानी कौशला देवी हक्की बक्की रह गई। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी थी। ये सुनकर रानी चेलना भी हैरान थी। उन्होंने रानी कौशला देवी की तरफ ऐसे देखा मानो उसकी चोरी अब सम्राट के सामने आ चुकी है। सम्राट ने आगे कहा, अब ये मत बोलिएगा कि आचार्य सुमंत को आपने नहीं भेजा था, हमारे 10 गुप्तचरों को आपने नहीं मरवाया। और ये तो पता ही होगा ना कि श्रीमालू, जो कि अंध कारागार में बंद थी, उसे भी न सिर्फ आपने आजाद किया है बल्कि आम्रपाली को मारने के लिए वैशाली भेज दिया था। अब रानी कौशला देवी के पास कहने के लिए बिल्कुल भी शब्द नहीं बचे थे। उनका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सम्राट से क्या कहें। तभी सम्राट ने अपने दांत पीसते हुए कहा, और ये तो याद ही होगा ना रानी कौशला देवी कि कल रात हम पर हमला हुआ था, वो भी बंजारों का। जैसे ही सम्राट ने ये कहा, रानी चेलना के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि इस साजिश में वो भी रानी कौशला देवी के साथ मिली हुई थी। वो तुरंत लड़खड़ा कर दीवार को पकड़कर खड़ी हो गई थी। रानी कौशला देवी अपनी नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उनके पूरे चेहरे पे पसीने की बूंदें छलक आई थी। तब सम्राट ने रानी कौशला देवी के पास जाकर कहा, अभी तक आपने जो भी कुछ किया था वो सब हमारे खिलाफ था, इसलिए हमने कभी भी आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बात आम्रपाली पर आ चुकी है और इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हम चाहते तो भरी सभा में पूरे मगध साम्राज्य के सामने आपको सजा सुना सकते थे, लेकिन आपसे हमने विवाह किया है और आपके सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इससे पहले हम अपना धर्म भूल जाएं, आप यहाँ से चले जाइए। क्या सम्राट की बात मानकर रानी कौशला देवी मगध छोड़कर चली जाएंगी, या फिर मगध में आम्रपाली का नया अध्याय शुरू होने से पहले ही वो उसे खत्म कर देंगी? जानने के लिए सुनते रहिए